क्या हुआ है आपको? आप तो ठीक हैं। दादी वो जो उसके आगे-आगे चल रही थी, अचानक चक्कर आने की वजह से गिर ही गई कि उसने उन्हें थाम लिया। पता नहीं क्या हुआ है, अचानक सर घूम सा गया, चक्कर से आ रहे हैं। वो अपने लिए बैठने की जगह ढूँढते हुए बोली तो इबादत ने फ़ौरन ही साइड पर लगी कुर्सी खींचकर उन्हें उस पर बिठाया। क्या हुआ दादी, आप ठीक तो हैं ना? इबादत की ऊँची आवाज़ सुनकर इज़ा भी फ़ौरन भागकर बाहर आई। पता नहीं बहुत चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, इज़ा ने फ़ौरन कहा। डॉक्टर को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, वो दरअसल दोपहर को गोली खाई थी ना मैंने, उसके बाद नींद नहीं ली, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। वो डॉक्टर कह रहा था ना कि ये गोली खाने के बाद थोड़ी देर सो जाना है। अरे दादी, वो नींद की गोली थी, आप नींद की गोली खाकर हर तरफ घूम रही हैं तो यही हाल होगा ना फिर आपका। इज़ा सर पर हाथ मारते उन्हें समझाने लगी। चलें कमरे में चलें, मैं आपको लेकर चलती हूँ। वो इबादत के साथ उन्हें सहारा देती नीचे की तरफ ले जाने लगी। अरे नहीं, मैंने सोना नहीं, वो मुझे दामियार को देखने जाना है, बच्चे की तबीयत ख़राब है ना, बुखार हो गया है या कुछ और हुआ है, न जाने क्या हुआ है उसे। एक तो उसके पास कोई है भी नहीं उसका ख्याल रखने वाला, अकेला जो रहता है बेचारा, मुझे जाना है उसके पास। कहाँ से अकेले होते हैं, इतने सारे नौकर रहते हैं उनके साथ, देखा नहीं था आपने उस दिन। इज़ा को दादी की बेवजह की परेशानी पसंद नहीं आई थी। बेटा, नौकर और रिश्तों में बड़ा फ़र्क होता है, तुम नहीं समझोगी, मुझे जाना होगा। उसे यखनी पिलाऊंगी, दवा खिलाऊंगी अपने हाथों से तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी, बहुत ख़राब थी उसकी तबीयत। दादी मैं चली जाऊंगी, यखनी भी दे आऊंगी, आप यहाँ इबादत के पास रुकिएगा, मैं बस 1 घंटे में उन्हें यखनी देकर वापस आ जाऊंगी, बिल्कुल बेफिक्र है। देखिए ना, कपड़े भी पहन लिए हैं मैंने, बस यूँ जाऊंगी और यूँ वापस आ जाऊंगी। ड्राइवर चाचा गाड़ी निकाले। वो दरवाजे से बाहर ड्राइवर चाचा को आवाज़ लगाते फिर से कमरे के अंदर आई। इबादत, दादी का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तुम्हें भी साथ लेकर चलती अगर दादी की तबीयत ख़राब ना होती। इनका कोई भरोसा नहीं, सोने के बजाय अपने पोते की फ़िक्र में आधी होती रहेंगी ये, तबीयत का होश नहीं और पोते का ख्याल रखने जा रही हैं। वो कमरे से निकलती किचन में आई और फिर यखनी एक डब्बे में निकालते ड्राइवर चचा के साथ बाहर निकल गई, जबकि इबादत अब दादी का ख्याल रख रही थी। चाचा आप यहीं पर रुके, मैं बस 20 से 30 मिनट में आ जाऊंगी। बस मैंने ये करना है कि इनको यखनी पिलाते हुए ना उनकी एक तस्वीर बना लेनी है ताकि दादी को यकीन आ जाए। आपको ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वो उनसे कहते अंदर दाखिल होने लगी जब वो बोले, बेटा मुझे ना थोड़ी देर पहले बारिक का फ़ोन आ रहा था, अगर तुम्हें ज़्यादा वक्त लगेगा तो मैं ज़रा आधे घंटे में वापस आ जाता हूँ। बारिक के ऑफिस से होकर, उसे कोई काम होगा। हाँ ये भी ठीक है, आप वहाँ से होकर आ जाए, बेकार में आपको यहाँ रोकना भी तो अच्छा नहीं लगता, आप अपना काम ख़त्म कर लें, तब तक मैं अपना ये ज़रूरी काम ख़त्म कर लेती हूँ। वो टिफ़िन उठाते हुए बोली तो चाचा मुस्कुरा दिए। हेलो एक्सक्यूज़ मी, आपके दामियार साहब किधर हैं, मैं उनके लिए यखनी लेकर आई हूँ। दादी के कहने पर, आज तो कोई नौकर भी नहीं है आपके अलावा, सब लोग किधर हैं? सामने मुबशिर को देख वो उससे पूछने लगी, जबकि उसे यहाँ अचानक देखकर वो घबरा गया। मैडम आप यहाँ अचानक बिना बताए, आप अगर बता देती तो मैं आ जाता। आज सबको छुट्टी है, मैं भी अभी जाने वाला हूँ, अगर पता होता तो मैं आपको लेने आ जाता। नहीं नहीं, फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुबशिर भाई बताए ना दामियार किधर है, ये यखनी उन्हें देनी है, दादी ने भेजी है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी दादी को, इसलिए उन्होंने खुद ये यखनी बनवा कर भेजी है। वो उसे बताते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी जिस तरफ दामियार का कमरा था, जबकि मुबशिर भी परेशानी से उसके पीछे आ रहा था। ये कमरा है दामियार का, उसने पीछे मुड़कर मुबशिर से पूछा जो परेशानी से सिर्फ हाँ में सर हिला पाया था। उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी तो दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वो अंदर ही है, आप अंदर चली जाए, वो उसे देखते हुए बोला तो उसने सिर्फ हाँ में सर हिला। लगता है इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं देख के आती हूँ, तब तक आप ये यखनी डिश में डाल कर लाएं। वो उससे कहते हुए अंदर चली गई जिस कमरे में सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ ना था। जब अचानक ही बाहर से दरवाज़ा बंद हो गया, कमरे में फैली अजीब सी बदबू से उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि बाहर से दरवाज़ा अचानक कैसे बंद हुआ। वो परेशानी से दरवाजे की तरफ आई और दरवाज़ा बजाने लगी मुसलसल, ईज़ी ईज़ू बेबी ईज़ी। वो दरवाज़ा मेरी मर्ज़ी से बंद हुआ है और खुलेगा भी मेरी मर्ज़ी से, तुम्हारा पीटना बेकार है इस दरवाजे को। उसकी आवाज़ ने उसके हाथों पर रोक सी लगा दी थी, जबकि वह हैरानगी से उसके बदले हुए लबो लहजे को महसूस कर रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह पाक इसे ज़िंदगी दे। अम्मी उस मासूम सी बच्ची को बाहों में लेते हुए बोली।
आमीन सुम आमीन। अब तुम भी अपने दादी बनने की खुशखबरी सुना दो जोरिश बेटा। माशाल्लाह से तुम लोगों की शादी को तो 7 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। अरे हम भी मुबारकबाद देने के मुंतज़िर हैं। सिद्दीक़ा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, इंशाल्लाह सिद्दीक़ा, दुआ करो कि अल्लाह पाक मेरी जोरिश की भी गोद हरी करे। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा तो जोरिश को ढेरों शर्म आने लगी। उसने तो सोचा भी ना था कि यहाँ इस तरह की भी बातें होंगी। हाँ आमीन, अल्लाह पाक ज़रूर तुम्हें खुशियों के दिन दिखाए। मुझे देखो ना, मुझे खुद देखो, 6 साल बाद ये दिन देखना नसीब हुआ, वो भी इतना इलाज करवाने के बाद। हम तो बस यही सोच कर बैठे थे कि जब अल्लाह ने बेहतर समझा तब हो जाएगा, लेकिन 2 ढाई साल बाद हमें तो परेशानी हो गई कि अब तक खुशखबरी क्यों नहीं आई। बस फिर क्या, मैं ले गई अपनी बहू को डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसे तो बच्चा हो ही नहीं सकता। मत पूछो मेरी क्या हालत थी। अल्लाह तुम्हारी बेटियों को ज़िंदगी दे। मेरा तो एक ही बच्चा था, अगर औलाद ना होती तो नस्ल कैसे चलती। कहाँ कहाँ ना इलाज करवाया था मैंने अपनी बहू का, लेकिन हर तरफ से ना उम्मीद होकर ही लौटी। परेशानी से तो मुझे रात को नींद आना बंद हो गई। फिर आखिर किसी ने मुझे हकीम साहब के बारे में बताया। वहाँ गई तो हकीम की दवाइयों से 3 महीनों में ही खुशखबरी आ गई। हमारी खुशी की तो कोई इंतहा नहीं थी। वो खुशी से बार बार अपनी पोती को चूमते हुए बोल रही थी, जबकि अम्मी का तो सारा मूड ही ख़राब हो गया। अगर औलाद नसीब में लिखी 6 साल बाद थी तो फिर उसको 6 साल के बाद ही आना था ना। किसी हकीम या किसी डॉक्टर के बस की बात थोड़ी थी। लेकिन इन लोगों को तो आदत होती है खुदा के कामों में दखल अंदाजी करने की। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुशियाँ दिखाता रहे। माशाल्लाह से तुम्हारी पोती बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक तुम्हारे घर में ऐसी और रौनकें लगाए। अम्मी ने खुशी से दुआ की। आमीन सुम आमीन। अगर तुम्हें भी अपनी बहू को हकीम साहब के पास लेकर चलना हुआ ना तो बताना मुझे। हमारी तरह 6 साल इंतज़ार मत करती रहना। आजकल की लड़कियों का तो तुम्हें पता है ना, ना अपना होश होता है और ना ही अपने आने वाले बच्चे का। अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, हकीम साहब के पास हर बीमारी का इलाज है। नहीं नहीं, अल्लाह पाक का करम है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। जब अल्लाह ने बेहतर जाना तब आ जाएगा बच्चा। और वैसे भी अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ शादी को। इन सब सोचों में पड़ने का भला क्या फ़ायदा। और वैसे भी शादी के 2-3 साल तो लड़का लड़की एक दूसरे को समझने में निकाल देते हैं। बच्चे वगैरह तो बाद में आते हैं। अम्मी तो हर सोच से बिल्कुल बेफिक्र थी। हाय हाय, इतनी बेफिक्री भी ठीक नहीं मेरी बहन। अब तो जितनी जल्दी औलाद आ जाए उतना जल्दी बेहतर होता है। हम 2-4 साल की उम्मीद लगा कर बैठें, बाद में पता चले कि ये तो माँ ही नहीं बन सकती। तौबा तौबा, कितने मसले हो जाते हैं। और 7 महीने कोई थोड़ा सा अरसा थोड़े ही है। अरे सिद्दीक़ा, तुम भी किन बातों में लग गई हो। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ पोती का नाम क्या रखा है। उन्हें मुसलसल जोरिश पर नज़रें गाड़े पाकर उन्होंने जोरिश के हाथ पर अपना हाथ रखा और सिद्दीक़ा को और बातों में लगाने लगी। जबकि इस दफ़ा सिद्दीक़ा ये टॉपिक छोड़कर अपनी पोती की तरफ मुतवज्जो हो गए, लेकिन जोरिश को गहरी सोचों में डाल गई थी। इबादत को भेजो अंदर, वो अपनी सेक्रेटरी को हुक्म देता आगे बढ़ गया। सर इबादत तो नहीं आई, उसकी सेक्रेटरी खड़े होते हुए बोली थी। क्या मतलब, क्यों नहीं आई? वो रुक कर उससे पूछने लगा। सर वो 3-4 दिन की छुट्टियों पर है, मिस आयशा ने बताया। उसने फ़ौरन जवाब दिया। किसकी इजाज़त से है वो छुट्टियों पर? क्या मैंने कहा कि वो छुट्टियाँ कर सकती है? वो गुस्से से उससे पूछने लगा। पता नहीं सर, मिस आयशा ने सुबह आकर कहा कि वो कुछ दिन की छुट्टियों पर रहेंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने भी उनकी एप्लीकेशन पर साइन कर दिया। आप ही ने तो कहा था कि अगर आप ना हो तो लड़कियों के कामों को मैं देख लिया करूं। उसकी सेक्रेटरी परेशानी से कहने लगी। हाँ मैंने कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बताए बिना कोई भी फैसला कर लो। वो गुस्से से कहता आगे बढ़ गया, जबकि उसकी सेक्रेटरी ठीक से सॉरी भी नहीं कह सकी थी। वो मुसलसल उसे फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसकी ये हरकत उसे मज़ीद तैश दिला रही थी। ये लड़की फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? पहले इसने दादी से शादी से इनकार कर दिया, हालांकि उसने उससे कहा भी था कि हाँ करना है, और अब ऑफिस से 4 दिन की छुट्टियां लेकर बैठ गई है। हद होती है किसी चीज़ की। एक बार तुम मेरे हाथ आओ इबादत, फिर देखना कैसे दिमाग ठिकाने लगाता हूँ तुम्हारा। वो गुस्से से फ़ोन एक तरफ रखता अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वो गुस्से से अपना फ़ोन एक तरफ रखता काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन दिमाग में मुसलसल यही बात चल रही थी कि इबादत के इनकार की अब क्या वजह हो सकती है। उसने तो उसके सामने इनकार की कोई वजह छोड़ी ही नहीं थी। एक मशरक़ी लड़की की तरह अब उसे दिमाग से सोचते हुए रुखसती के लिए हाँ कर देना चाहिए था और अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला करना चाहिए था। लेकिन उसका दिमाग ही उल्टा चलता था। क्या मैं सच में जल्दबाजी कर रहा हूँ? क्या सच में मुझे उसे वक्त देना चाहिए? सोच क्या है उसकी,
दादी अगर वो इंटर्नशिप के बाद शादी करना चाहती है तो कम से कम उसे अपनी सारी सोच मेरे सामने तो रखनी चाहिए थी ना। उसे मुझे बताना चाहिए था कि वो ऐसा चाहती है। अगर तो बात उसकी इंटर्नशिप की है तो मैं कौन सा शादी के बाद उसकी इंटर्नशिप रुकवा दूंगा। हाँ, शादी के बाद भी तो वो कर सकती है। या शायद वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती, शायद वो शादी की जिम्मेदारियों से घबरा गई है। यकीनन उसे लगता होगा कि शादी के बाद चाहकर भी वो अपनी ज़िंदगी वैसे नहीं गुजार पाएगी जैसी वो अभी गुजार रही है। मेरी जान, अगर तुम्हारी ये सोच है तो बहुत ही गलत सोच है तुम्हारी। मैं बहुत अच्छा शोहर हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। मैं तुमसे वादा करके शादी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा शोहर नहीं हूँ और ये बात भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन 6 महीने मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? रुखसती तो होनी चाहिए, लेकिन दादी का क्या करूँ? दादी का क्या करना है? जो करना है इबादत का करना है। अगर उसे किसी भी तरह यकीन दिला लूँ कि उसे शादी के बाद कोई मसला नहीं होगा तो यकीनन सारे मसलों का हल खुद ही निकल आएगा। वो किसी सोच के तहत पुरसकून हुआ था। क्या मतलब? तो घर में किसी को भी ये बात बताकर नहीं आया कि तू कराची आया हुआ है। वो उस वक्त अपने एक टीम मेंबर के साथ कराची में मौजूद था और ये बात उसने इज़ा के अलावा किसी को नहीं बताई थी। उसने यही बताया था कि उसका ट्रिप जा रहा है टीम के साथ मैच खेलने के लिए और वो लोग वहाँ पर गए हैं, लेकिन वो यहाँ कराची आया था। ये बात उसने कानो कान किसी को पता नहीं चलने दी थी। हाँ, तो अगर उस वक्त किसी को बता दिया होता तो मुझे यहाँ थोड़ी आने देता कोई। बाबा को तो बस मौका चाहिए होता है मुझे बिज़नेस में घुसाने का। शुक्र है भाई ने 3-4 दिन की छुट्टी दे दी, वरना तो शायद आ भी ना पाता। भाई से भी झूठ बोला कि आसपास ही कहीं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ 4 दिन के लिए। भाई को कम से कम मेरा जुनून समझ में तो आता है ना। मेरे अब्बा हजूर को तो मेरी बिल्कुल क्रिकेट की मेरे अब्बा हजूर को तो मेरे क्रिकेट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। उनका बस चले तो दिन रात मुझे बिज़नेस में घुसा दें। तुम नहीं जानते वो हर कीमत पर मुझे बिजनेसमैन बना कर रहेंगे, लेकिन मुझे अपना ख्वाब पूरा करना है। बस आज का ये ऑडिशन देकर मैं आज ही वापस चला जाऊंगा ताकि मेरे लिए कोई मसला ना बन जाए। वो उस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी में बैठा था क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी से एक क्रिकेट क्लब ज्वाइन करना चाहता था जहाँ उसके पुराने कुछ दोस्त भी आए हुए थे। चल यार, मैं तो बस तेरे लिए दुआ ही कर सकता हूँ, अल्लाह पाक तुझे कामयाब करे और तू जल्दी पाकिस्तान का क्रिकेटर बन जाए। हाय, फिर तो तेरी मोजें लग जाएंगी, छक्के पर छक्के मारेगा तू। ओ यार, वो देख, ये तो वही लड़की है ना जिसने तुझे थप्पड़ मारा था। वो बातों ही बातों में अचानक पीछे की तरफ इशारा करने लगा। अरे हाँ, ये तो वही लड़की है यार, वही है। क्या नाम था इसका? अरूश खालिद, उसके दोस्त ने यकीन से कहा, जबकि शहीर की निगाहें तो जैसे उस लड़की पर जम सी गईं। जब खुद को किसी की नज़रों के हिसार में पाकर उस लड़की ने उस तरफ देखा और फिर जैसे निगाहें उस पर से हटाना ही भूल गई थी, वो उम्मीद की किरण लिए वो तेज़ी से उसकी तरफ आए। लेकिन इससे पहले ही शहीर उस लड़के के करीब से उठकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चला गया। मैं अरूश परेशानी से सामने बैठे लड़के से कुछ कहने की कोशिश करने लगी थी। वो उसका नाम तक नहीं जानती थी। वो क्या कहकर उसे पुकारती, रिलैक्स रिलैक्स मिस, क्या हो गया? तुम्हें शहीर से बात करनी थी, प्रिंसिपल ऑफिस गया हुआ है वो। तुम ठीक तो हो ना? उसके हाथों को कांपते देख वो सामने बैठा लड़का भी परेशान हुआ। प्लीज़ मेरी उनसे मुलाकात करवा दीजिए, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे थे। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उससे। यार रिलैक्स हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो? लगता है तुम भी उससे प्यार करती हो। इतना ही प्यार करती हो उससे तो थप्पड़ क्यों मारा था फिर उससे? वो उसके आंसुओं का कोई और ही मतलब निकाल चुका था, लेकिन उस वक्त अरूज के पास टाइम नहीं था कि वो उसे कोई सफाई देती या उसकी गलतफहमी को दूर करती। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो शख्स उसके सामने आ चुका था जिसकी तलाश में वो पिछले 3 साल से दर दर भटक रही थी।